दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श सोलंकी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप प्रतिदिन ही रोज़ हमारे वीडियो देखते हो, हम साइंस के टॉपिक पर सी टेट तथा यूपी टेट वगैरह से रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। आज उसी श्रृंखला में अपना नया वीडियो लेकर के आया हूं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ने ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आर एच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बारे में कल मैंने बताया था कि आर एच पॉजिटिव पुरुष तथा आर एच नेगेटिव महिला। कल हमने बताया था जो आर एच फैक्टर होता है उसकी जो खोज की थी, क्या आप कोई बता सकते हैं? इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर तथा बीनर ने। इसका नाम आर एच फैक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी खोज रहीसस नामक बंदर में की गई थी। उसी बंदर के नाम पर इस फैक्टर का नाम आर एच फैक्टर दिया गया था। ये फैक्टर जो होता है कभी कभी कुछ लोगों में पाया जाता है। इससे एक बीमारी होती है, यदि कोई पुरुष आर एच पॉजिटिव हो और जिससे उसका विवाह हो वह महिला आर एच नेगेटिव हो, तो क्या होता है गर्भावस्था के दौरान जो गर्भस्थ शिशु है उसके लिए एक रोग हो जाता है। उस रोग के लिए हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस रोग में क्या होता है कि बच्चे का जो रुधिर होता है वो तो आर एच पॉजिटिव होता है और माता का रुधिर कैसा होता है? आर एच नेगेटिव होता है। और मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन प्लेसेंटा के द्वारा होता है। प्लेसेंटा के द्वारा माता के ब्लड से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बच्चे के ब्लड में पहुंचते हैं। कभी कभी क्या होता है, या जन्म के समय बच्चे का और माँ का रक्त कुछ मात्रा में मिल जाता है और माता के शरीर से जो एंटीजन है वो बच्चे के रुधिर में पहुंच जाता है। जब एंटीजन बच्चे के रुधिर में पहुंचता है, आर एच फैक्टर बच्चे के रुधिर में पहुंचता है, तो वहां पर ये एंटीजन की तरह काम करता है और बच्चे का जो रुधिर होता है तुरंत ही एंटीबॉडीज बनाने का काम चालू कर देता है। तो पहला बच्चा नॉर्मल जन्म ले लेता है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि माँ के शरीर में आर एच एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा बन चुकी होती हैं। जब दूसरी बार ये स्थिति आती है तो बच्चा जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद खत्म हो जाता है। तो ये रोग किसके कारण होता है? आर एच फैक्टर के कारण होता है। और आर एच फैक्टर की खोज किस में की गई थी? रहीसस नामक बंदर में की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आपके लिए मिले होंगे। आइए अब हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी हम जिस रोग के बारे में बात कर रहे थे वही रोग आपके सामने है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस रोग को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस कहते हैं। अभी हमने पूरा इसी रोग के बारे में बात की थी। बच्चे का रुधिर कैसा होता है? आर एच पॉजिटिव होता है, माता का नेगेटिव होता है। जब एंटीजन बच्चे के रुधिर में पहुंचता है तो कोगुलेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है और बच्चे का रुधिर जम जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? आर एच पॉजिटिव पिता और आर एच नेगेटिव माता का होना। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र होते हैं? ये दोस्तों किस में होता है? हाइपोथैलेमस। जो ब्रेन होता है उसका जो बेसल पार्ट होता है, उसका आधारी भाग होता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस में भूख और प्यास के केंद्र होते हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ज़्यादा नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र कौन सा होता है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है उसके लिए हम सेरेब्रम कहते हैं। इसमें एक बीच में खांच होती है जो पूरे सेरेब्रम के लिए दो भागों में बांट देती है और प्रत्येक भाग के लिए हम बोलते हैं फिर सेरेब्रम हेमीस्फेयर। ठीक है, क्योंकि इस खांच के द्वारा दो भागों में बट जाता है सेरेब्रम। इसी में क्या होता है? बुद्धि का केंद्र होता है। ठीक है, बुद्धि, चेतना,
याददाश्त सबका केंद्र क्या होता है? सेरेब्रम होता है। ये मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। यदि किसी कारण से इस भाग का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है तो बच्चा मंदबुद्धि होता है। आगे चलते हैं, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है तो मस्तिष्क से संबंधित होगा। कौन से भाग में पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। किन दो भागों में ये बटा हुआ होता है? सेरेब्रम हेमिस्फीयर बोलते हैं। बुद्धि और चेतना का केंद्र है ये। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन होता है? प्रमस्तिष्क। ठीक है। मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है, तीन भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है उसी के लिए हम क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये बुद्धि का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की जिन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन की शक्ति होती है, उन्हें पुनर्योजन की शक्ति होती है, ऐसी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, उनमें पुनर्योजन की शक्ति सबसे कम होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है? दोस्तों, जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत ब्रेन और तंत्रिकाएं आती हैं, तो इस तंत्र की पूरी की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ठीक है। न्यूरॉन क्या होती है? तंत्र का, एक तंत्र का कोशिका के लिए हम न्यूरॉन कहते हैं। इसके कई सारे पार्ट होते हैं। ऊपर का गोलाकार भाग होता है जिसके लिए हम सोमा या बॉडी कहते हैं। नीचे का एक्सॉन होता है, उसके अंदर एक्सोप्लाज्म भरा होता है, एक्सोलेमा होती है, नोड ऑफ रेनबियर होते हैं, कई सारे पार्ट होते हैं इसके। इसका चित्र हम आपके लिए भली भांति दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क, मानव में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। अभी हमने तुम्हें तंत्रिका कोशिका के कई सारे भाग बताए थे। इसके लिए हम न्यूरॉन भी कहते हैं और तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? यानी कि मनुष्य का जो मेरुदंड है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उससे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? उससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो उससे निकल करके शरीर के विभिन्न भागों में जाती हैं और संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पाया जाता है? कशेरुक रज्जु में। इसे हम मेरु रज्जु भी कहते हैं, या इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये मस्तिष्क से निकलती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में इस प्रकार से होती हैं कि उसमें मस्तिष्क का रोल नहीं होता। यानी कि मस्तिष्क का कार्य जो मेरु रज्जु होती है उसी के द्वारा कर दिया जाता है। उसके लिए हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति हारमोनियम अगर बजाता है तो वह सोचता नहीं है कि उसके लिए कौन सी की दबानी है, वो ऐसे ही बजाता रहता है, क्योंकि वो इसकी प्रतिवर्ती क्रिया में हो जाता है। जैसे हम लोगों के हाथ से कोई गर्म वस्तु छू जाती है तो हम तुरंत ही क्या करते हैं? हाथ को झटके से हटा लेते हैं। तो इस क्रिया में हमारा दिमाग कार्य नहीं करता, मस्तिष्क कार्य नहीं करता। ये सूचना जैसे ही मेरु रज्जु तक पहुंचती है तो मेरु रज्जु पुनः उसी अंग के लिए सूचना भेजता है, और कोशिकाएं और मांसपेशियां क्या करती हैं? उस अंग के लिए वहां से हटा लेती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना श्वसन कहलाता है, लेकिन वास्तव में ये पूरा श्वसन नहीं है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसकी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके लिए हम श्वसन कहते हैं। इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये जो क्रिया होती है हमारी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ऊर्जा का घर कहते हैं, या कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके लिए इन सारे क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वासोच्छ्वास, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है, में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है?
पहले चीज, श्वासोच्छ्वास होता क्या है? यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो एक बार सांस के लिए अंदर की ओर भरते हैं, दूसरी बार क्या करते हैं, हम सांस को बाहर लगाते हैं, निकालते हैं। तो इन क्रियाओं के लिए क्रमशः हम जब सांस को अंदर भरते हैं तो इस क्रिया को हम इंस्पायरेशन कहते हैं, और जब हम श्वास के लिए बाहर निकालते हैं तो इस क्रिया के लिए हम क्या, एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होता है, वायु हमारे फेफड़ों में भरती है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, जब हम बाहर निकालते हैं, जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें सारी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में नहीं जाती है, बल्कि कुछ मात्रा बची हुई रह जाती है। ये जो मात्रा होती है लगभग कितनी होती है, 17% होती है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 38। यानी कि ग्लूकोज का जब एक अणु जब पाचन होता है उसका, तो उससे कितने अणु बनते हैं, 38 बनते हैं। लेकिन पहले हम छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि एटीपी का नाम बताइए, क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होता है, ऊर्जा वाले अणु होते हैं, और ग्लूकोज के पाचन से 38 एटीपी अणु बनते हैं। इन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? कई लोग इस क्वेश्चन के लिए गलत कर देते हैं, वो हार्ट बीट पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय जो होता है 72 से 80 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो कई बार लोग क्या करते हैं, सांस के चक्कर में हार्ट बीट के लिए लिख देते हैं। लेकिन हम यहाँ याद रखेंगे कि हमारा हार्ट कितना, लगभग 72 बार, और हम जो श्वास भरते हैं लगभग 15 बार या 16 से 18 बार, ये लगभग में होता है, निश्चित नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? अभी हमने बताया था कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये ऊर्जा परिवर्तन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्या बनता है, एटीपी बनता है। एटीपी के कितने अणु बनते हैं ग्लूकोज से, 38 बनते हैं। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को हम क्या कहते हैं, वायु शोषण कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की कितनी मात्रा होती है? कितनी होती है, 4% होती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ऑक्सीजन 17% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 4% होती है। लेकिन ये सोचना चाहिए, हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.0 से मतलब 1 से भी कम होती है, तो ये जो 4% होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कितनी मात्रा होती है, 4% होती है। और ऑक्सीजन कितनी होती है, 17% होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? दोस्तों, जो क्रेब्स साइकिल होता है ये श्वसन के अंतर्गत आता है। तो इससे क्या होता है, जब ग्लूकोज अणु का पाचन होता है तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लूकोज का अणु जब विघटित होता है तो लास्ट में क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। यदि आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो ये श्वसन वाले चैप्टर में आपके लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? दोस्तों, अनाक्षी श्वसन, तो पहले हम ये समझेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आक्षी श्वसन, दूसरा होता है अनाक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन क्या होता है, जिस श्वसन में हम श्वसन की क्रिया संपन्न कराने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उस श्वसन के लिए हम क्या कहते हैं, आक्षी श्वसन कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर अनाक्षी श्वसन की हो रही है, यानी कि वह श्वसन की क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अनाक्षी श्वसन कहते हैं। तो इसके ग्लूकोज से क्या बनता है, फिर लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है?
तो मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, कोई बता सकता है? यूरिया होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन काय का होता है, यूरिया बनती है मनुष्य के शरीर में। तो क्या आप बताएंगे कि ये कौन से भाग में बनती है? ये बनती है लीवर में। किस में बनती है? लिवर में बनती है। अच्छा, एक चक्र होता है, कौन से चक्र में ये बनती है? उस चक्र के लिए हम क्या बोलते हैं? उसे अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, मैं इसे अभी याद आएगा तो बताऊंगा, ध्यान से जा रहा है। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्तनधारी की यूरिया कौन से अंग में बनती है? लीवर में बनती है। ठीक है। हाँ, ध्यान आ गया। एक चक्र होता है ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल के अंतर्गत क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है। ये साइज में जितनी ज्यादा छोटी होती है उतनी ही ज्यादा प्रभावकारी होती है। इस ग्रंथि के लिए हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? मास्टर ग्रंथि इसके लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना प्रभाव रखती है। इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जो और ग्लैंड्स होती हैं, उनके लिए एक्टिवेट करते हैं। इसका निर्माण ब्रेन की हाइपोथैलेमस से होता है और हमारे ब्रेन के नीचे की ओर इस तरीके से लटकी हुई ग्रंथि ये होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। ठीक है, या पीयूष ग्रंथि भी इसके लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर कहाँ छनता है? ये उत्सर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मनुष्य में जो रुधिर छनने की क्रिया कहाँ होती है? गुर्दे के अंदर होती है। और गुर्दे के अंदर क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। और नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। आइए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो आपने देखा होगा कि जो मूत्र होता है उसका रंग कुछ पेल येलो होता है, यानी कि हल्का पीला होता है। तो मूत्र में क्या पाया जाता है? एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं यूरोक्रोम। क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मनुष्य के जो मूत्र होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सी है, यानी कि गुर्दे की इकाई क्या होती है? तो गुर्दे की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन के लिए हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क नलिका। हमारा जो गुर्दा होता है कई सारी वृक्क नलिकाओं से मिलकर के बनता है। वृक्क नलिका कुछ यू आकार की इस टाइप से ये नलिका होती है, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है? बोमेन कैप्सूल होता है। ये क्या होता है? लूप ऑफ हेनले होता है। इसे हम पीसीटी कहते हैं, अंग्रेजी में इसके लिए बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और जो ये वाला वो भाग होता है उसके लिए हम डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये लास्ट में किसमें? संग्रह नलिका में जाकर के ओपन होती है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस पर कार्य करता है। जब किसी रोगी के गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसका रक्त नहीं छन पाता, तो रक्त को छानने के लिए क्या होता है कि उसके रक्त में डायलिसिस की क्रिया कराई जाती है। डायलिसिस होता है जिससे उसका रक्त छनता है और हानिकारक पदार्थों के लिए ब्लड से हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में होती है? अभी हमने बताया था मूत्र में होती है। और मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम नामक पिगमेंट पाया जाता है। और मूत्र का जो यूरिया का निर्माण होता है कौन से चक्र के द्वारा होता है? ये किसके द्वारा होता है? ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है। तो कम से कम आपके 6-7 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से भर रहे हैं। आप जब तक ये पूरा एक सीट पढ़ेंगे तब तक कम से कम 50 क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें से। अगला क्वेश्चन है कि अपोहन
अपोहन किसे डायलिसिस के लिए हम हिंदी में बोलते हैं अपोहन, यानी कि मूत्र छन्ने की क्रिया का प्रयोग किस अंग की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। हमने अभी बताया था जब किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसके रक्त में मूत्र छन्ने की क्रिया बंद हो जाती है। तो अपोहन की क्रिया किसके लिए की जाती है? गुर्दों के लिए की जाती है, जब गुर्दे काम नहीं करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है कि स्वेदन, स्वेदन का मतलब होता है पसीना आना, स्वेटिंग, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्वेट, किसके लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों, हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना आता है। देखा होगा जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है। तो पसीना आने से क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान कम बना रहता है और वायुमंडल की गर्मी से शरीर की रक्षा हो जाती है, इसलिए पसीना आता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं होम्योस्टेसिस के अंतर्गत आती हैं, इसके लिए डिटेल में कभी पढ़ना आप। अगला क्वेश्चन है कि मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला, अश्मरी का मतलब होता है दोस्तों जो गुर्दे की पथरी होती है उसकी बात हो रही है। ये कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी लिखी हुई है इसलिए समझ में नहीं आ रही होगी। तो वृक्क की जो गुर्दे की पथरी होती है वो काय की बनी होती है? काय की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। आज से ये याद रखेंगे कि गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। अगला क्वेश्चन है लूप ऑफ हेनले, अभी हमने बताया था वृक्क नलिका का बीच वाला भाग होता है मुड़ा हुआ, जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये क्या करता है? उत्सर्जन से संबंधित होता है, वैसे ही जल का शोषण करता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? सामान्यतः निषेचन गर्भाशय में होता है, ऐसा इसमें छपा हुआ है। लेकिन निषेचन की क्रिया गर्भाशय में नहीं होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो ये क्या है, इसे हम सही नहीं मानेंगे बिल्कुल। किताबों में भी कभी कभी गलत छप के आता है, गर्भाशय नहीं, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। कल हमने बताया था फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। तो बीच वाला भाग होता है जिसके लिए हम एम्पुला कहते हैं। तो एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, किताबों में जैसा लिखा होता है वो हमेशा सही नहीं होता, तो उसमें कभी कभी संशोधन करना पड़ता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? ये हमने अभी जब हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था जो माँ है और उसके गर्भ में जो बच्चा होता है उसके बीच में कनेक्शन जो होता है किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। यानी कि इंटरनल कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? माता के ब्लड से बच्चे के लिए पोषण मिलता है जिससे वह जीवित रहता है। ठीक है, तो किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? यानी कि जो गर्भाशय के अंदर जो डेवलपिंग चाइल्ड रहता है उसके चारों ओर एक द्रव भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। इस द्रव को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड किस रचना के अंतर्गत होता है? इसे हम बोलते हैं एमनियन। वैसे इसके कई पार्ट होते हैं, कभी डिटेल में बताएंगे, एमनियन, कोरियन, एलेंटवाइस, ये सारे पार्ट होते हैं। लेकिन भ्रूण के चारों ओर एक परत पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं एमनियन। और एमनियन के अंदर कौन सा द्रव होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा कौन सी कला करती है? तो अभी हमने बताया था एमनियन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, नर और मादा युग्मक परस्पर मिलते हैं तो उससे युग्मनज बनता है। इसी क्रिया के लिए हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन की प्रक्रिया मनुष्य में कौन से भाग में पूर्ण होती है? अभी हमने एक क्वेश्चन कटवाया था, शायद ध्यान आ रहा होगा आपको। किसमें होती है, बताएगा कोई? किसमें होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। और फैलोपियन ट्यूब के भी 3 भाग होते हैं, उसमें जो बीच वाला भाग होता है एम्पुला कहते हैं, उसके अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप कहाँ नियंत्रित होता है? यानी कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि गुर्दे के ऊपर लगी हुई रहती है। ये क्या करती है? ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करती है। ठीक है,
ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। इसके लिए हम अंग्रेजी में बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। रीनल, एड का मतलब अध, रीनल का मतलब गुर्दा, यानी कि जो ग्रंथि गुर्दे से जुड़ी हुई हो उसी के लिए हम अधवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ये एड्रिनल से ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हिंदी लिखी है, यहाँ पे ये अंग्रेजी लिखी है। अब ये सोचेंगे कि ये अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन है कि अधवृक्क ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? एक ही होती है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना है, अधवृक्क ग्रंथि, ठीक है। यानी कि इसे जीवन रक्षक क्यों कहा गया है, कोई बता सकता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति खतरे के समय होता है, खतरे में फंस जाता है या खतरा को देखता है, जैसे हम कहीं जा रहे हों और अचानक हमारे सामने से सांप आ जाए, तो क्या होगा? हम लोग एकदम से डर जाते हैं, एकदम से पसीना आ जाता है, एकदम भागने लगते हैं। तो ये सारा कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है, और ये हमें खतरों से बचाती है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा एकदम खतरा आता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, धक 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 की आवाज़ आने लगती है। तो ये कौन करता है? ये सारा काम एड्रिनल ग्लैंड करती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सी होती है? अग्न्याशय ग्लैंड होती है, अग्न्याशय बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसके लिए हम बोलते हैं पैंक्रियास। तो ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों की तरह कैसे कार्य करती है? कहने का मतलब ये कि इससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों बनते हैं। जो ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती हैं उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और जो एंजाइम्स बनाती हैं उन्हें हम बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इन दोनों ग्रंथियों के दो नाम और हो सकते हैं, वो दो नाम कौन से हैं? इसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की होती हैं हार्मोन्स बनाने वाली, और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं? जो एंजाइम्स बनाती हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। और अगला क्या है इसमें ऑप्शन? अगला ऑप्शन हम ये कह सकते हैं कि जो नलिका विहीन तथा नलिका युक्त ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के लिए हम नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे एक एक क्वेश्चन से पांच पांच क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। लेकिन कुछ लोग फिर भी समझ नहीं पा रहे होंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केवल यूट्यूब चैनल देखने से या किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे सारी चीज़ें हमारे अंदर उतारनी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, ओ हो, ये भी गलत छपा है। बताइए, अगर यदि हम केवल किताबों के ऊपर निर्भर रहें तो क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? गलत क्वेश्चन याद कर लेंगे। तो इसका हम ये काटते हैं, धमनियां नहीं होती हैं। जिन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं वो क्या होती हैं? सिराएं होती हैं, ठीक है। और धमनियों में तो कपाट पाए जाते हैं। धमनियां क्या करती हैं? रक्त को अंगों की ओर ले जाती हैं हृदय से। और सिराएं क्या होती हैं? रक्त को कहाँ लाती हैं? हृदय की ओर लेकर के आती हैं। तो कौन सी वाहिनियों में कपाट नहीं होते हैं? सिराओं में, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिर तथा कंधों से अनाक्सीकृत रक्त हृदय को लाती हैं, तो कौन सी लाती हैं? कौन सी सिराएं होती हैं? सुपीरियर वेना कॉवा इनका नाम होता है। ये नाम आपके लिए रटना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इनका नाम ही ये है। रक्त दाब मापने का उपकरण क्या है? ये हमने कल बता दिया था, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि जिससे हम ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ये हमारे रक्तचाप को नापता है। अच्छा, हम पूछे कि यह रक्तदाब होता क्या है, तो कल हमने बताया था जो हार्ट पिचकता है और फूलता है, इससे दो प्रेशर बनते हैं। पहले को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरे को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है कुछ ज़्यादा होता है, 120 के लगभग होता है, और डायस्टोलिक का मान 80 के करीब होता है। तो एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक मिलकर कर क्या बनाते हैं? रक्तदाब बनाते हैं। तो तुमने देखा होगा जब डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर नापते हैं तो आपने देखा होगा रीडिंग कुछ ऐसे ही आती है। तो जो 120 के करीब आती है वो क्या होती है? डाइस्ट नहीं, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और 80 वाला क्या होता है? डाइस्टोलिक प्रेशर होता है।
रक्त दाब की खोज किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हेल्स ने की थी। किसने की थी? अच्छा, तो आप एक क्वेश्चन और बताइए, कल हमने बताया था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? कोई बता सकता है? नहीं बताओगे? विलियम हार्वे ने की थी। और भी कल क्वेश्चन थे। चलिए, फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में कौन लाता है? शुद्ध रक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की ओर जो अधिकांश जो सराएं होती हैं, 90% जो सराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। केवल मानव शरीर में एक ही सिरा ऐसी होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। उस सिरा के लिए हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सिरा। यानी कि जो रक्त को फेफड़ों से हमारे हृदय में लाती है उसे हम पल्मोनरी सिरा कहते हैं। और ये हृदय के बाएं भाग में छोड़ती है ला करके। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये बताइए कि कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? तो कौन सी धमनी में बहता है? पल्मोनरी धमनी में बहता है, जो हृदय से रक्त को फेफड़ों में लेकर के जाती है। तो यहाँ पर उल्टा है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय में आलिंद निलय छिद्र का नियंत्रण होता है। यानी कि हृदय की जब संरचना हम आप कभी आपके लिए पूरा चित्र के साथ पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हृदय जो होता है 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। ठीक है, ऊपर वाले 2 आलिंद आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले 2 निलय कहलाते हैं। तो आलिंद और निलय के बीच में 2 कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को पीछे लौटने से रोकते हैं। तो इनके लिए हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो रक्त को हृदय में पीछे की ओर नहीं बहने देते। ठीक है, इन्हीं से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो लब डब की आवाज आती है। इसी के लिए हम बोलते हैं हार्ट साउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः हृदय चक्र का समय क्या होता है? यानी कि 0.8 सेकंड होता है। यानी कि लगभग 1 सेकंड से कम समय में हार्ट बीट उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़े लसीका ऊतक का नाम क्या है? क्या है? प्लीहा है। ठीक है, याद करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा क्या होती है? आजकल क्या होता है, खान पान की वजह से कोलेस्ट्रॉल लगभग बढ़ जाता है। तो क्या होती है इसकी सीमा? लगभग 100 ml ब्लड में 150 से 260 mg मिलीग्राम ब्लड अगर कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? सामान्य कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यदि इससे ज़्यादा होता है तो उसके लिए फिर हम कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा हुआ कहते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि लैंगर-हैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं कहाँ होती हैं? अग्न्याशय में होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे देखो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे इससे। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बताइए इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो इंसुलिन क्या होता है? हार्मोन होता है। कहाँ बनता है? अग्न्याशय में बनता है। दूसरा क्वेश्चन होता, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताइए कि इंसुलिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो कौन सी करती हैं? लैंगर-हैंस की दीपिकाएं करती हैं। इसमें भी क्या होती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। ठीक है, अच्छा, अग्न्याशय से क्या कोई और हार्मोन्स निकलता है? किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो लिखें, अगर नहीं मालूम है तो हम बताते हैं कि दूसरा हार्मोन निकलता है जिससे हम बोलते हैं ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकागोन। तो आज हमने आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर के आए, लेकिन ये मात्र पीडीएफ का एक पेज था, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन इस एक पेज से आज बने होंगे। और मैंने जो ये क्वेश्चन थे इनके लिए पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया और ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास पहुँचे। आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बाकायदा हम आपके कैमरे के सामने आकर के एक बोर्ड पे पढ़ाएं। लेकिन इसके लिए क्या है, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है और मैं अभी ये क्लास ख़त्म करने जा रहा हूँ। और ख़त्म करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है इसका नाम आप देख रहे हैं एचटीबी ज्ञान करके है। इस चैनल के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए और जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए शेयर करिए। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है ये कोई पर्टिकुलर क्लास के क्वेश्चन नहीं है, किसी विशेष कक्षा के कोई प्रश्न नहीं है,
बल्कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो ये सामान्य ज्ञान या बायोलॉजी या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ना आते हों। तो इसलिए आप इन प्रश्नों की के लिए गंभीरता से समझने का प्रयास करिए और इस क्लास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। दोस्तों नमस्कार।